सेल वॉल तक हम बेटे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक बात है। कल तो नहीं आया था ना, क्यों? अच्छा चलो, आज हम जो है अब तक हमने क्या पढ़ा है कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक बात है, यानी सेल बनी कैसे होती है। तो सेल के अंदर एक क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की तरफ, क्लियर है ये बात। उसके बाद अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, लगभग सेंटर में होता है। सेल के अंदर क्या भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक बात है। और अगर प्लांट सेल हो तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक बात है। ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सेल के अंदर क्या क्या। देखो साइटोप्लाज्म जब हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं यानी कोशिका अंगक हैं वो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, इनके क्या काम है, ठीक बात है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग, या फिर इन्हें कोशिका अंगक भी कहा जाता है, ठीक बात है बेटे। चलो, तो सबसे पहले तो क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड ए सेल। एक सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्पेशल हैं क्यों, क्योंकि उनको स्पेशल काम मिल रखे हैं, ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस नेसेसरी फॉर सेल सर्वाइवल। सेल के जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी प्रोसेस होती हैं वो कौन करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स करते हैं, ठीक बात है। कोई दिक्कत इसमें? नीड क्या है, जरूरी, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी, सेल को जिंदा रखने के लिए। और वो केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने का काम कौन करते हैं बेटे, ये सेल ऑर्गेनल्स। कौन करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये सभी सेल ऑर्गेनल घिरे होते हैं किससे, सेल मेम्ब्रेन से। किससे घिरे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और हर एक ऑर्गेनल की अलग से क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। एक तो सेल हो गया, ये पूरे सेल की मेम्ब्रेन हो गई। फिर अंदर जो भी ऑर्गेनल है उनकी सेपरेट सेपरेट क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक बात है। अब ये हर एक ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है बेटे, हर एक ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है। तो देखो हर एक ऑर्गेनल को एक दूसरे से अलग रखती है, ठीक बात है। वो मैं जैसे गुब्बारा है, एक हरे रंग का गुब्बारा, एक पीले रंग का गुब्बारा, तुम्हें दोनों कलर को सेपरेट रखना है, ठीक है। तुम चाहते हो दो अलग अलग कलर रहे मेरे पास, तो अगर तुम बाल्टी के पानी में घोलोगे दोनों रंग तो मिक्स हो जाएंगे ना। लेकिन अगर तुम दोनों रंगों के पानी को अलग अलग गुब्बारों में डाल के बाल्टी में डालोगे तो क्या वो मिक्स हो पाएंगे, वो गुब्बारे क्या करेंगे, दोनों कलर को अलग रखेंगे। तो वो गुब्बारे को क्या मान लो, मेम्ब्रेन, और अंदर क्या है, ऑर्गेनल। तो हर एक ऑर्गेनल के बाहर मेम्ब्रेन होती है जो उनको क्या रखती है, अलग अलग रखती है। और क्यों जरूरी है मेम्ब्रेन, के प्रॉपर कंडीशन फॉर फंक्शनिंग। हर एक ऑर्गेनल का, हर एक अंगक का जो काम है उसको करने के लिए उसे अलग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, हाँ या ना। अब वो एनवायरनमेंट उसको कौन बना के देता है, वो मेम्ब्रेन अपने अंदर वैसा एनवायरनमेंट बना के रखती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट रिपीट हो रखे हैं। तो ये दोनों वजह से जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन जरूरी होती है, ठीक बात है क्या। डिवीजन ऑफ लेबर ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर, हर सेल को उसका स्पेसिफिक काम मिला हुआ है। अब हर सेल को तो काम मिला हुआ है, लेकिन सेल के अंदर अपने भी तो बहुत सारे खुद के काम हैं। तो उन काम को करने के लिए हर एक ऑर्गेनल को वो काम बांट रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी सेल को काम मिला, फिर सेल ने अपने अंदर अलग अलग काम भी बांट दिए, ठीक है। तो वो तो सेल लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया अलग अलग सेल के लिए। ये सेल के अंदर वाले लेवल पे क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का विभाजन। क्लियर है ये बात, कोई डाउट इसमें, पक्का। चलें आगे, चलो। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हमें पढ़ना है बेटे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका। इसको ER लिखा जाता है पेपर में। कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखने की जगह सीधा क्या लिख देते हैं, ER लिख देते हैं। तो इसका ये वाला नाम ज़्यादा खासकर याद रखना,
ठीक बात है क्या? क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक तो ये नेटवर्क की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? नेटवर्क की फॉर्म में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, यानी वो तो हमने पढ़ ही लिया, मेम्ब्रेन होती है हर ऑर्गेनल के चारों तरफ, ठीक है। नेटवर्क की फॉर्म में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होती है? ट्यूब्स और शीट्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्यूब्स और शीट्स होती हैं, ठीक है। मतलब क्या? ये पूरे लगभग साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, ठीक है। एक नेटवर्क बनाता है ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। किस फॉर्म में? ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है। ट्यूब की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म यानी पूरी सेल में ये फैला रहता है, ठीक बात है क्या? मेन स्ट्रक्चर इसका कैसा याद रखना है हमें? ट्यूब जैसा। कैसा याद रखना है? ट्यूब जैसा, ठीक बात है क्या? थ्रू आउट द यूकैरियोटिक सेल साइटो, पूरी सेल के साइटोप्लाज्म में फैला होता है ये, ठीक बात है क्या? एक्टिंग एज ए सेल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसा सिस्टम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे हमें अंदर से पानी बाहर, पौधों में पानी देते हैं हम, तो अंदर से पानी बाहर तक कैसे लाते हैं? एक एक बाल्टी करके लाते हैं क्या? बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं? पाइप लगा, जिससे अंदर से पानी कहाँ तक आ गया? बाहर तक। तो ऐसी सेल को अगर अपने अंदर एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान ट्रांसफर करना है तो उसके लिए ये पाइप का काम करती है, क्योंकि किस फॉर्म में है? ट्यूब की फॉर्म में, तो ये पाइप का काम करती है, ठीक बात हुई है। चलो, इसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसी इसकी मेम्ब्रेन भी होती है। क्लियर है? चलें आगे। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे खुदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक बात है। अब ये रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम, ठीक बात है। इसके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं, जिससे ये रफ दिखाई देता है। समझ में आई बात? ठीक है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जरूरी क्यों है? क्योंकि यहीं पर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक बात है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना, यानी प्रोटीन को बनाना। क्लियर? चलो, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब ये चिकनी क्यों है? स्मूथ क्यों है? क्योंकि इस पे राइबोसोम नहीं है, ठीक बात है क्या? अब इस पे राइबोसोम नहीं है तो इसके क्या फंक्शन है? क्योंकि वो तो क्या बनाता है? प्रोटीन। इसके क्या फंक्शन है? तो बेटे यहां पर बनती है लिपिड्स। क्या बनते हैं यहां पर? लिपिड्स बनते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसको लिपिड ही बोलेंगे या वसा बोल सकते हैं, ठीक बात है क्या? तो यहां पर क्या बनते हैं? फैट्स, ठीक है। यहां पर बना प्रोटीन, यहां पर बना लिपिड। और हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। तो यहां बनने वाले प्रोटीन और लिपिड हेल्प करते हैं क्या बनने में? क्या? मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। किसमें? झिल्ली के निर्माण में, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? बायोजेनेसिस, यानी कि झिल्ली निर्माण। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है क्या? है ना? सबसे क्या? सेल मेम्ब्रेन का ही बना रहा है। और क्या काम है इसका? एंजाइम और हार्मोन भी निकलते हैं इसमें, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन स्पेशल केमिकल होते हैं बेटे, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम को करते हैं। इनके बारे में हम 10th में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ बस इतनी जानकारी रखो। लीवर में क्या करता है ये? लीवर में जो लीवर में भी सेल है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, SCR भी है उसमें। तो जो लीवर के अंदर होता है SCR, वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि विषहरण का काम करता है। जो हमारे शरीर में गलती से क्या चला जाए, थोड़ा बहुत ड्रग्स या पॉइजन या ऐसी चीज़ें चली जाती हैं या बॉडी के अंदर वेस्ट के फॉर्म में बनती हैं, तो उनको साफ करने का काम भी कौन करता है? SCR करता है। ठीक बात है ये, वेरी गुड।
फंक्शन इसके प्रॉपर पूरे SCR के क्या फंक्शन है वो तो दोनों के अलग अलग पढ़ लिए हमने, ठीक है। तो ये पढ़ चुके हैं हम। RER में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। SCR में क्या बनता है, और SCR काम भी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। ये 3 चीज हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट, क्या अंतः कोशिकीय परिवहन बताया था। अगर सेल में एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो काम कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका। दूसरा क्या, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ना, यांत्रिक सहायता। मतलब क्या, मैंने बताया नेटवर्क के रूप में होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला है क्या, तो क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि अपनी शेप साइज बनाने में उसकी मदद भी कर रहा है वो। समझ में आई बात। चलो उसके बाद कैल्शियम स्टोरेज, ये हमारी बुक में वैसे दे नहीं रखा, मैंने ऐसे ही दे दिया कि कैल्शियम को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। कहाँ पर, मसल सेल्स में। जो मसल सेल होती है उसमें कैल्शियम को स्टोर भी करता है, जरूरत पड़ने पे रिलीज भी कर देता है, ठीक बात है क्या। और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इन दोनों में जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं उसी से क्या बनती है, हमारी झिल्ली का निर्माण होता है। क्लियर है, अब ज़्यादा समझ में आया भाई, ठीक है। आगे चलें, चलो। दूसरा हमारा गोल्जी अपरेटस, दूसरा ऑर्गेनल है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ऐसा अजीब सा नाम क्यों है, क्योंकि इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट ने जिसको बोलते हैं कैमिलो गोल्जी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है क्या भाई, इसके चारों तरफ भी झिल्ली है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। किसमें मिलता है, यूकैरियोटी सेल में। देखो याद करो, जब हमने प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी सेल में डिफरेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यानी झिल्ली वाले ऑर्गेनल नहीं होते और यूकैरियोटी में होते। तो ये जो ऑर्गेनल हम पढ़ रहे हैं ये किस में है, यूकैरियोटी कोशिका में होते हैं सारे, ठीक बात है क्या, है ना। क्या काम करता है, एक्ट्स एज पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर, पैक करना और डिस्पैच करना, जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है ना। हम पैक करके कुछ दे के आते हैं, वो पहुंचा देते हैं जहां पहुंचाना है, इसलिए इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, इसलिए इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है ना, कोशिका का डाकघर भी इसे कहा जाता है। समझ में आई ये बात। चलो उसके बाद क्या है, इट इज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब एक पूरा सिस्टम होता है सेल के अंदर, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन है ना उससे जुड़ा होता है, सेल मेम्ब्रेन से RER से गोल्जी अपरेटस, ऐसे कई चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये उसका एक पार्ट होता है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बनता है, प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है। तो क्या करता है ये, देखो मॉडिफाई करता है उसको। मॉडिफाई का मतलब कि कई जगह ऐसी जरूरत होती है कि हमें प्रोटीन उसी रूप में नहीं चाहिए, ठीक है, उसको क्या करना है, थोड़ा अलग फॉर्म में चाहिए, हमें जैसा बना है वैसा नहीं चाहिए, तो उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। सॉर्ट मतलब छांटना, अलग अलग छांटता है, ठीक बात है क्या। और पैकेजिंग, पैक करने का काम करता है, किसको, प्रोटीन और लिपिड को, कहां से मिले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मिलते हैं, ठीक बात है क्या। कैसा है ये, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड फ्लैटेंड सैक्स अरेंज इन स्टैक, बैग जैसा आकार होता है इनका, कैसा होता है, बैग जैसा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो हम इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे ना, तो थोड़ा स्ट्रक्चर समझने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है इसमें, ठीक बात है क्या। तो इसमें मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा रट लो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। मेन क्या है, काम क्या करता है ये, मेन काम क्या, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रट लो, काम समझ लो क्या करना है इसे, ठीक है। तो कैसा होता है ये, एक के ऊपर एक, स्टैक मतलब ढेर होता है ना, स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक ढेर लगा दिया वैसा, ठीक है। स्टैक ऑफ बैग्स होता है ये एक किस्म से, ठीक बात है। फ्लूइड फिल्ड, क्या भरा होता है इसमें, कोई फ्लूइड भरा होता है। क्लियर हो गई क्या ये बात, ठीक है। सिस्टम, इसको इस पॉइंट को छोड़ दो, है नहीं हमारे सिलेबस में ये, ठीक है।
इसको नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, शेप कैसी होती है। तो इट लुक्स लाइक ए स्टैक ऑफ पैनकेक। पैनकेक क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं ना, एक के ऊपर एक रखे, बस वही, वो पैनकेक को बैग मान लो, बैग के एक के ऊपर एक ऐसी इसकी क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, ये सिस्टर्न इसका एक पार्ट होता है, सिस्टर्न इसका एक पार्ट होता है। ठीक बात है क्या, चलो आगे चलें आगे। चलो इसके फंक्शन क्या है, गोल्जी अपरेटस के फंक्शन क्या है, काम क्या है इसके, मेन है सबसे। ठीक बात है क्या, सबसे पहला पैकेज करना और ट्रांसपोर्ट, कौन से मटेरियल को, जो कहां पर बना है, ईआर में बना है। ठीक बात है क्या, फिर स्टोर, मॉडिफाई और पैकेज करता है, कहां पर करता है, अपने वेसिकल्स में। देखो वेसिकल्स क्या है मैं बता देता हूं तुम्हें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेसिकल से बोलेंगे हिंदी, पुटिकाएं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, पुटिकाएं। पुटिकाएं ना जैसे बैग है, ठीक है ना, तो इसमें छोटे छोटे ऐसे साइड में बैग निकले रहते हैं, उनको पुटिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, वेसिकल्स। ठीक बात है, लगभग इस तरीके की होती है, एग्जैक्टली नहीं, लगभग इस तरीके की होती है। तो वहां पर जो सब्सटेंस होता है उसको स्टोर करने का, मॉडिफाई करने का और पैक करने का काम करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है किससे, सिंपल शुगर से। ठीक है, उसके अलावा लाइसोसोम बनने में भी मदद करता है, इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखना। क्या बनने में मदद करता है, लाइसोसोम बनने में मदद करता है। ठीक बात है क्या, चलो और क्या करता है, मॉडिफिकेशन। देखो यहां पर हमने लिखा है ये करता है, ये करता है, तो मॉडिफाई कैसे करता है, किस चीज को मॉडिफाई करता है, तो प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है, जो कहां पर बनते हैं, ईआर में। ठीक है, जैसे ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या है, इसमें क्या ऐड करता है, शुगर ऐड, तो मॉडिफाई कर दिया ना। जैसे ग्लाइकोलिपिड है, क्या ऐड कर देगा, शुगर, मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, क्या पता कहीं पे इसकी जरूरत ना हो, तो इसको मॉडिफाई कर देगा ये मिला के, तो वो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल हो जाएगी वो चीज। समझ में आई क्या। और क्या करता है, पैक और ट्रांसफर। जो भी मॉडिफाइड मटेरियल है उसको पैक करेगा, स्टोर करेगा वेसिकल्स में, और जरूरत पड़ी तो उसको ट्रांसपोर्ट भी कर देगा इनसाइड या आउटसाइड द सेल, यानी ये सेल के बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर। ठीक है, तो अब एक चीज पता चली हमें कि ईआर तो सेल के अंदर अंदर ही, मतलब सेल में एक जगह से दूसरी जगह, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, तो कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर सेल से बाहर करना है तो गोल्जी अपरेटस। समझ में आया क्या, हाँ या ना। ठीक है, किस में मदद करता है, लाइसोसोम के बनने में मदद करता है ये। ठीक है, सिक्रीशन मदद करता है, एंजाइम, हार्मोन और म्यूकस के सिक्रीशन में भी मदद करता है ये मैंने तुम्हें बता दिया। केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को रेगुलेट करने के काम आते हैं, तो उनके सिक्रीशन यानी उनके निकलने में भी क्या करता है, मदद करता है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल के बनने में भी ये मदद करता है। ठीक बात है क्या, हाँ या ना। ठीक, चलो आगे। उसके बाद आया लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, देखो किसने बनने में मदद की, गोल्जी अपरेटस ने। ठीक है, अब ये लाइसोसोम होता क्या है, फिर वही पॉइंट, क्या, मेम्ब्रेन बाउंड है। सेक्स मतलब बैग के शेप का होता है, और क्या भरे होते हैं इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ठीक बात है, डाइजेस्टिव मतलब जो पचाने में मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं, पचाने में मदद करते हैं। ठीक बात है क्या। ये एंजाइम बनाता कौन है, पढ़ा था हमने आर के फंक्शन में, पढ़ा था ना, क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। ठीक बात है क्या। दे एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। घर में डस्टबिन होता है ना, तुम ये मान लो ये सेल का डस्टबिन है, जो भी वेस्ट है कहाँ जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा। लाइसोसोम में क्या है, डाइजेस्टिव जूस, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलो, फंक्शन, डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मतलब सेल से बाहर का। हमारे लिए फॉरेन कौन है, दूसरे देश से आने वाला ना, तो सेल एक देश है, बाहर से जो भी आएगा वो फॉरेन हो जाएगा, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फूड हो गया, उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है,
सेल के अंदर का कोई भी ऑर्गेनल, कई पढ़ चुके हैं, कोई भी ऑर्गेनल अगर वोर्न आउट हो गया, खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो कहाँ चला जाएगा? लाइसोसोम में। लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर जाएगा और कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक बात है। कॉम्प्लेक्स जिनका हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। ठीक बात है, ठीक बात है। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, क्या बनाते हैं? स्टार्च। ये खाना होता है ना जो बनता है उनका, लेकिन हमारी बॉडी स्टार्च का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब तुम कहोगे भैया खाते तो वही है हम, हाँ या ना? तो हमारी बॉडी स्टार्च को करती है डाइजेस्ट। क्या करती है? और इसको किसमें तोड़ देती है? ग्लूकोज। किसमें? तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको हमारी बॉडी यूज नहीं। तो बॉडी क्या करती है? इसको डाइजेस्ट करती है। डाइजेशन का मतलब ही क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दे। ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मान लो ऐसे होते हैं, जुड़े 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 जुड़े, और सिंपल सब्सटेंस ये हो गया सिंपल सब्सटेंस, टूट गया, बॉडी हमारी यूज कर पाई। तो ये काम कौन करता है? लाइसोसोम भी ये काम कर सकता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाओ सेल को क्लीन करने में, वो तो अभी हमने पढ़ ही लिया, वेस्ट डिस्पोजल है। ठीक बात है क्या? स्पेशल फीचर याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, किसको बोलते हैं? पैकेज और ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी अपरेटस। ठीक है। इसको बोला जाता है सुसाइड बैग। क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग, यानी आत्मघाती थैली। तुम ऐसा ही मानो, मान लो मैं सेल हूं और जेब में बम लेके चल रहा हूं, चलते चलते गिर गया या कहीं अटक गया, वो बम की पिन निकल गई, क्या करेगा? बम खुद फटेगा या मेरे को साथ में लेके फटेगा? तो ये सुसाइड वाला ही काम कर रहा हूं ना मैं ऐसी चीज में। तो सेल भी ऐसा ही काम करती है। ये जो लाइसोसोम है, कई बार अगर सेल को चोट लग जाए, मतलब सेल क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, तो ये लाइसोसोम फट जाता है। अब अंदर से डाइजेस्टिव जूस पूरी सेल में फैल गया और पूरी सेल को ही क्या कर जाएगा? डाइजेस्ट। यानी कि सेल जो चीज लेके घूम रही है उसी से सेल का नुकसान, यानी कि सेल खत्म ही हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग बोला जाता है। ठीक बात है। हाँ, बम भी बोल सकते हैं। आगे चलें। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस का मतलब समझ गए? पावर हाउस में क्या बनती है? बिजली बनती है, एनर्जी बनती है क्या? तो यहाँ पर भी क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है। इसमें भी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड है ये भी। इसमें मेम्ब्रेन में 2 लेयर होती है। कितनी? 2। सबसे बाहर वाली होती है पोरस, 6 समान अंदर वाली जो होती है वो डीपली फोल्डेड, यानी कि बहुत घूमी हुई होती है, फोल्ड हो रखी होती है। उसके फोल्ड होने से क्या होता है? एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एरिया। ठीक बात है क्या? अब यूं मत कहना भैया फोल्ड करेंगे तो एरिया तो कम होएगा, बड़ा कागज है फोल्ड करा तो एरिया का होएगा ही ना। इसमें फोल्ड का तरीका कुछ अलग है, अलग टाइप से फोल्ड होती है जिससे एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक बात है। किसका एरिया बढ़ जाता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एरिया बढ़ जाता है। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी। किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक बात है। एटी की फुल फॉर्म है बेटे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में होती है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। इस मुड़ी हुई जो मेम्ब्रेन झिल्ली है उसको हम क्रिस्टे क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे। काम क्या क्या है इसके? तो सबसे पहला काम तो क्या है? एनर्जी को बढ़ाना। इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम डेली के काम में करते हैं ना, और हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शन होते हैं सभी इसी एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ये एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होता है? नए केमिकल कंपाउंड, यानी वो हार्मोन और एंजाइम बनाने में होता है, और मैकेनिकल वर्क, चलना दौड़ना उठना बैठना खाना पीना हंसना बोलना, सब में क्या यूज होती है? एनर्जी यूज होती है। ठीक बात है क्या?
स्पेशल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम। वैसे तो हमने पढ़ा है डीएनए सेल के न्यूक्लियस में होता है, लेकिन इसके पास अपना खुद का डीएनए है। और हमने पढ़ा है राइबोसोम ईआर पे होता है, लेकिन इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी है, इसलिए ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद है प्लास्टिड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ कहाँ मिलता है, प्लांट सेल। ठीक बात है क्या। दो टाइप का होता है बेटे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूको। कलर वाले को क्रोमो, क्रोम का मतलब रंग होता है ना, और ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस। कैसा होता है ये, कलरलेस। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट है तो रंगीन, ल्यूकोप्लास्ट है तो रंग। अब कलर वाले में कई सारे कलर होते हैं, ऑरेंज भी होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है। ये फूल पत्तियां, फूल वगैरह जो देखते हो अलग अलग कलर की होती है ना, ये प्लास्टिड की वजह से ही होती है। जिस प्लास्टिड में पिंक, वो गुलाब बन गया, अलग अलग कलर के प्लास्टिड। ठीक है, कि वो फूल हो जाएगा, पत्तियां हो जाएंगी। ठीक बात है क्या। अब एक इसके बारे में हमने सबने पढ़ा है, क्लोरोफिल के बारे में, जो हमें किस में चाहिए, फोटोसिंथेसिस में चाहिए या नहीं चाहिए। तो जिस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक बात है क्या, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोफिल और क्रोमोप्लास्ट को मिला के क्लोरोप्लास्ट बना दिया। समझ गए। तो अब इसका काम क्या है, रंग देना तो है ही, पत्ती को रंग कौन देता है, यही देता है, लेकिन साथ में ये सन से आने वाली लाइट एनर्जी को भी कैप्चर करता है, जिसका किस में इस्तेमाल होता है, फोटोसिंथेसिस में। क्लियर हो गई ये बात, कोई डाउट तो नहीं है। फोटोसिंथेसिस में जरूरी है, और भी रंग के होते हैं, येलो, ऑरेंज, इस भी कलर के होते हैं। ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या। ल्यूकोप्लास्ट, अब ये क्या है, क्लियर है, इसमें कोई कलर वलर नहीं होता। इसका काम होता है स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करना। तो खाना बन रहा है पौधे का, कहाँ स्टोर होगा, ल्यूकोप्लास्ट। कहाँ स्टोर होगा, ठीक बात है क्या। स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेयर्स इन स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा मतलब वही लाइन से मान लो, वैसे अरेंज होते हैं ये। ठीक बात है क्या। स्पेशल फीचर, इनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो सेल के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा। ठीक बात है, चलो बहुत अच्छे। लास्ट आ गया वैक्यूल्स। क्या आ गया, वैक्यूल्स। हिंदी में समझ आ, रिक्त, रिक्त माने खाली। तो सेल के अंदर खाली जगहों को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या वास्तव में खाली होती है, नहीं, इनके अंदर भरा होता है सेल सैप। क्या भरा होता है, ठीक बात है। एनिमल सेल में इसका कोई खास काम नहीं, एनिमल सेल में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे अमीबा है, कौन है, अमीबा। तो अमीबा जब खाना पकड़ लेगा ना, तो अंदर, तब इसके अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल बनता है। क्या बनता है, जहां पर वो खाने को अपने को डाइजेस्ट करता है, इस्तेमाल करता है, एनर्जी वैनर्जी जो भी है वही करता है, नहीं तो इसमें फूड वैक्यूल नहीं होता। ऐसे हमारी सेल में भी फूड वैक्यूल की कोई खास जरूरत नहीं है। फूड वैक्यूल की असली जरूरत कहाँ होती है, प्लांट सेल में। ठीक बात है क्या। देखो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड भरे हुए स्टोरेज सैक्स है। सैक्स मतलब वही बैग है। ठीक बात है क्या। फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्रूशियल फॉर स्टोरिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। क्या हमारी में, नहीं, पौधों में। पौधों के लिए क्रूशियल है ये, एनिमल के लिए नहीं है। किसके लिए, पौधे के लिए बहुत सारी जरूरी चीजें यहीं पर, कहां पर, वैक्यूल्स में ही स्टोर होती। क्लियर हो गई क्या बात। दे आर लार्ज एंड सेंट्रल इन प्लांट्स। समझ गए ना, क्यों बड़े और सेंट्रल है, क्यों, एक तो इनमें बहुत सारी चीजें स्टोर कर, दूसरा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, कठोरता देने में भी, ताकि सीधे खड़े रहे, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और एनिमल्स में स्मॉल या फिर टेम्पररी, या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर बस जरूरत के समय आते हैं, फिर नहीं होते। समझ में आ गई बात। चलो स्ट्रक्चर क्या है, वो बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, और इसके अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं, सेल सैप। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशिका रस उसको बोला जाता है। ठीक है,
जिसके अंदर क्या क्या होता है, सोल्ट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट, ये सब इसके अंदर स्टोर करके रखता है। कौन? प्लांट। ठीक है। शेप और साइज इरेगुलर होता है, बदलता भी रहता है, जैसे हमने अमीबा में देखा। ठीक बात है क्या? ठीक। हमारे अंदर बहुत छोटा है साइज, लेकिन प्लांट सेल का 50 से लेके 90% तक हिस्सा, मान लो अगर ये सेल है तो ये इतना 90% हिस्सा क्या हो सकता है, वैक्यूम। बाकी सेल का जो भी है वो सब बस इस 10% एरिया में। इतना क्यों? जरूरत है भाई, उसको रिजिडिटी देनी है, पेड़ को सीधा खड़ा रखना है। समझ गए ना? समझ गए क्या? फंक्शन क्या है? फूड, वाटर, वेस्ट को स्टोर करता है, हाँ या ना? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट देता है ना? रिजिडिटी यानी कठोरता देता है प्लांट को, और हार्मफुल मटेरियल को अलग करता है। ठीक बात है क्या? चलो, डाइजेशन में काम आता है, किसमें? जैसे अमीबा में पढ़ा था हमने, फूड वैक्यूल। क्या? फूड वैक्यूल इन अमीबा। अमीबा में तो सारा काम इसी के अंदर होता है, डाइजेशन भी होता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, इस्तेमाल भी, सब मतलब के वहीं से होता है। ठीक बात है क्या? लिख रखा, अमीबा में ये फूड वैक्यूल का काम करता है। ठीक है। अब प्लांट सेल के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन यहीं पर स्टोर होते हैं। समझ में आई बात? चलो, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल वैक्यूल होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें? एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर और वेस्ट। ठीक है। कुछ सिंगल सेल एनिमल, कुछ उनमें मतलब यही जो है एक्सेस वाटर को बाहर निकालने का काम भी और वेस्ट को बाहर निकालने का काम भी करते हैं। देखो जैसे अमीबा है, फूड हो गया, डाइजेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, सही बात है क्या? फिर क्या होता है, जब अमीबा आगे चलता है तो फूड वैक्यूल यहाँ आके जुड़ जाता है। कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ जाता है? फिर यहीं से वेस्ट वगैरह क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो फूड वैक्यूल ही काम कर रहा है ना ये। ठीक बात है क्या? चलो, अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? क्या होता है सेल डिवीजन? नाम से ही पता चल गया, सेल का क्या होना? डिवाइड होना। सेल का क्या होना? डिवाइड होना। ठीक बात है क्या? वो प्रोसेस जिससे नए सेल बनते हैं उसको हम सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन बोलते हैं। जो सेल डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं मदर सेल, मातृ कोशिका। क्या बोलते हैं? और जो डिवाइड होने के बाद सेल बनती है उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल, यानी कि पुत्री कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिकाएं उनको बोला जाता है। सही हो गई बात? ठीक है। एक सेल डिवाइड होगी उसको बोलेंगे मदर सेल, और जिन सेल्स में डिवाइड होगी उनको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर। ठीक बात है क्या? हमारे सिलेबस में मेनली दो टाइप के ही सेल डिवीजन है, दो टाइप के ही सेल डिवीजन है, जिनके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल डिवीजन जरूरी क्यों है पहले हम ये समझते हैं। ठीक बात है। सबसे पहला ग्रोथ के लिए हमने 8th क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट, है ना? भ्रूण बनता है, जाइगोट जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल होता है। क्या होता है? अब उस सिंगल सेल से सोचो, मैं बन गया, क्या मैं सिंगल सेल हूँ? तुम बन गए, क्या तुम सिंगल सेल हो? कुत्ते बिल्ली सब बन गए, क्या वो सिंगल सेल है? नहीं। इसका मतलब वो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बना। अब वो मल्टी सेलुलर कैसे बना? जब वो एक सेल क्या होगी? डिवाइड होगी। उस सेल के डिवाइड होने से ही हमारी हाइट, हमारा शरीर क्या होता है? बढ़। तो सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? ग्रोथ के लिए, यानी कि वृद्धि के लिए हमारी। तो दूसरा रिपेयर और रिप्लेसमेंट। हमारी बॉडी की सेल लगातार मरती रहती है, सही बात है क्या? तो अब मरती रही तो हम खत्म ही हो जाएंगे थोड़े दिनों में। तो मरी है तो नई सेल भी तो चाहिए हमें। तो नई सेल कैसे बनेंगी? सेल डिवीजन से। किससे बनेंगी? सेल डिवीजन से। समझ में आ गई क्या? ठीक है। टूट फूट की और पुरानी सेल को हटा के नए सेल बनाने की सारा काम किससे होता है? सेल डिवीजन से होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? उसके बाद रिप्रोडक्शन किसके लिए जरूरी है? रिप्रोडक्शन। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में याद करो, अमीबा में हमने पढ़ा था क्या?
बाइनरी फिशन, वेरी गुड। हाइड्रा में हमने पढ़ा था क्या? बडिंग, वेरी गुड, पढ़ा था ना ये हमने। तो कौन डिवाइड हो रहा है उसमें? सेल ही तो डिवाइड हो रही है। एक अमीबा की एक सेल थी तो दो में टूटी, हाइड्रा में उसी सेल में नई सेल तो बनने लगी थी, हाँ या ना? तो बस रिप्रोडक्शन में। और मल्टी सेलुलर यानी हमारे में क्या होता है? तो हमारे में याद करो, मेल गैमेट, हाँ मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म, वो भी सेल के डिवाइड होने से ही बनता है। और फीमेल को क्या बोलते हैं? एग, वो भी सेल डिवीजन से ही बनता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या जरूरी है? सेल डिवीजन जरूरी है। समझ में आई बात? चलो, अब सेल कितने टाइप से डिवाइड होती है? ठीक है, तो मेनली दो टाइप से सेल डिवाइड होती है। पहले को बोलते हैं माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। ठीक है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। ठीक है, हिंदी में ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था क्या होता है, सेल होती है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? उन क्रोमोसोम को हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? तो यहीं से सूत्र लेके इसे समसूत्री विभाजन कहा गया है। इसकी सबसे खास बात क्या सॉरी, इसकी सबसे खास बात क्या है कि माइटोसिस में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है। कितनी डॉटर सेल बनती है? दो डॉटर सेल बनती है। ठीक बात है क्या? इससे भी खास बात क्या है कि हमारी सेल के अंदर, जैसे हम अपनी बात करें, ठीक बात है, यानी कि आदमियों, इंसानों की बात करें, तो इंसानों के ये सेल के अंदर 46 क्रोमैटिन होते हैं। क्या होते हैं? है ना, हमने पढ़ा था जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रही तब तक वो क्या है? क्रोमैटिन। और जैसे ही सेल डिवाइड होने लग जाएगी वो बन जाएंगे क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। तब ये पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तो 46 मिलके कितने पेयर बनाते हैं? 23 पेयर बनाते हैं। समझ गए क्या? तो हमारी सेल में 23 पेयर गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। तो इससे जो क्या बनती है? डॉटर बनती है। इसके अंदर भी 23 पेयर होंगे और इसके अंदर भी 23 पेयर, यानी 46 इसमें होंगे और 46 क्रोमैटिन इसमें है। समझ गए? तो जितने इसमें उतने ही इसमें है। क्या बराबर है? क्या बराबर का मतलब क्या होता है? इक्वल या सम, हिंदी में बोले तो सम। इसलिए इसको हम समसूत्री यानी एक जैसे गुणसूत्र वाला विभाजन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। क्लियर आइए? कहाँ होता है? पूरी बॉडी में, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के, यानी स्पर्म और एग को छोड़ के पूरी बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। इसका काम क्या है? तो इसका काम है ग्रोथ करना और रिपेयर और वो करना। ठीक बात है क्या? ठीक है, पहले दो काम, क्या? ग्रोथ और रिपेयर का काम, ये किसका है? माइटोसिस का। ठीक है, दूसरा होता है, ये देखो, ये है माइटोसिस हमारा। एक मदर सेल है, इससे क्या बन गई? दो डॉटर सेल बन गई। समझ में आई क्या बात? ठीक है, जितने क्रोमोसोम इसमें होंगे, कितने? 40, जितने क्रोमैटिन इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे और उतने ही इसमें। एक से दो बनती है। समझ में आई बात? चलो, उसके बाद है मियोसिस। क्या है? मियोसिस। अब मियोसिस जो है उसकी खास बात क्या है कि इसमें एक मदर सेल है, वो दो बार डिवाइड होती है, एक बार और उसके बाद फिर ये दोबारा से दो, यानी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। इसमें दो बार डिवीजन होता है। कितनी बार? 2। ठीक बात है। और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें कितने पेयर थे मेरे बेटे? 23 पेयर। अभी मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, ये सब में अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं पेयर। इंसानों में कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46। कितने होते हैं? लेकिन जो डॉटर सेल बनती है उसमें 23 पेयर यानी 46 नहीं होते, उसमें 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं, पेयर नहीं, 23 सिर्फ। इसमें 46 है क्रोमैटिन, इसमें कितने होंगे? 23 23 23 23, चारों में 23 23। ऐसा क्यों? उसको भी अभी समझाता हूँ, 1 मिनट दे दे, इसको बता के फिर बताता हूँ। ठीक बात है, अब ध्यान देना। तो ये समझ में आ गया, खास बात समझ में आ गई। अब इनका ये कहाँ होगा? ये होता है हमारी जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल में। ठीक है, प्रजनन कोशिकाओं में होता है, जैसे स्पर्म में और एग में।
ठीक है। अब क्योंकि आधे हो गए, क्या आधे हो गए ना, इसलिए इसका नाम है अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा होता है ना, यानी आधे गुणसूत्र वाला विभाजन, और इंग्लिश में मियोसिस। हिंदी में इसका नाम याद करना बहुत आसान है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये है हमारा एक सेल है, पहले 2 में डिवाइड हुई, ये फेज 1 है, और उसके बाद 4 में डिवाइड हो गई, ये फेज 2। समझ में आई क्या बात? पक्का पक्का। चले आगे। चलो, ये दोनों का डिफरेंस बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको याद करना, पेपर में कई बार पूछा जाता है। मोस्ट वेरी अर्जेंट इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है, ये हिंदी में हो गया। अब तेरे सवाल का जवाब बेटे दे दें क्या? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है? देखो, जो हमारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी सेल है, ठीक है, वो अकेली है, वो क्या है, वो अकेली है, और उसे अकेले ही 1 से डिवाइड होकर क्या बनना है, 2 बनना है। अब मैंने बताया इंसानों में कितने पेयर होने चाहिए, 23, तो इनमें भी 23 होने जरूरी है, तभी तो ये इंसान की कोशिकाएं होंगी, हाँ या ना? तो इसलिए इनमें तो कितने होते हैं, 23 ही आते हैं। लेकिन अब रिप्रोडक्टिव सेल पे आओ बेटे। पापा से आया स्पर्म, मम्मी से आया एग। अब यहाँ पर तो 2 सेल मिल रही हैं, ध्यान से सुनना, कितनी सेल मिल रही है, 2। अब अगर ये भी 23 पेयर यानी कि 46 लेके आता, और ये भी 23 पेयर यानी कि 46 लेके आता, और जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होके एक सेल बनती, तो उसमें 23 पेयर और 23 पेयर 46 पेयर यानी कि 92 क्रोमैटिन या क्रोमोसोम हो जाते। तो क्या ये इंसान की कोशिका बचती? क्या नहीं बचती ना। समझ गए क्या? क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग को मिलना होता है, इसलिए ये 23 ये मिलके कितने हो जाते हैं, 23 पेयर हो जाते हैं। समझ में आई ये बात, हाँ या ना? बस ये ठीक है। अब ये चैप्टर हो गया हमारा आज यहाँ पर ख़त्म। आज इसके सबसे पहले तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो हो जाते हैं तो एक्सरसाइज शुरू कर देना, वरना कल इन टेक्स्ट के डाउट लेके और फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक बात है। आज के लिए इतना, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।